हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया, जानदार, शानदार होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एसएससी 24/7 पाठशाला में। इस पाठशाला में बच्चों हम कर रहे हैं अपने मंथली करंट अफेयर्स, जिसमें हम मार्च के 2 सेट कर चुके हैं 50 क्वेश्चंस। अब बारी है हमारा तीसरा सेट। ठीक है, जो आगे के 25 क्वेश्चंस हैं उनका टॉप से रिपोर्ट निकालने की बारी आज आ चुकी है। और इन सभी बातों से पहले एसएससी 24/7 पाठशाला की तरफ से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको और आपके परिवार को दीपावली की बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं। और इस दीपावली में क्या हो कि आप लोग जितनी भी मेहनत कर रहे हो, आपकी मेहनत जो है रंग लेकर आए। आप लोगों को एक बहुत ही जल्द एक बढ़िया सी मिनिस्ट्री या फिर डिपार्टमेंट में एक बहुत ही शानदार सी नौकरी मिले, आप लोगों की शादी ब्याह हो, आप लोगों के बाल बच्चे हों, फिर आप लोग सेटल हो जाएं। ठीक है, मेरी तो यही मनोकामना है। और देखो, दीपावली में सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होती है? पटाखे, जो कि दिल्ली में तो बैन है, कोर्ट का ऑर्डर है, तो हम तो फोड़ नहीं सकते। हालांकि बाहर बहुत शोर आ रहा है पटाखों का। ठीक है, पटाखे तो अपने आप फूट रहे हैं और उसको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन कानून ने अब जिस चीज के लिए हमें बाधित कर रखा है, तो वो थोड़ा सा कानून के दायरे में रह के काम करना चाहिए। लेकिन बस एक चीज है जो समझ में नहीं आती है कि सिर्फ दिल्ली में ही क्यों पोल्यूशन होता है, वो भी एक दिन पटाखे फोड़ने से। और यही पटाखे अगर इलेक्शन के समय पे फूटे तो इससे कोई भी पॉल्यूशन नहीं होगा। और यही अगर इन लोगों की शादी ब्याह में फूटे तो भी इससे कोई पॉल्यूशन नहीं होता। देखो, ये होती है हिपोक्रेसी। ठीक है, अगर पटाखों से पॉल्यूशन होता है तो पटाखे हर ओकेजन पे बैन होने चाहिए। ये सब फालतू की चीजें होती हैं कि यहाँ पर पटाखे दीपावली पे बैन कर दो। ठीक है, और अगर करना ही है तो हर एक जगह पे बैन करो, बनाने ही बंद कर दो, है ना। तो पटाखे तो बनने ही नहीं चाहिए इस हिसाब से। तो खैर देखो, पटाखे लोग फोड़ रहे हैं, बस आप लोग भी फोड़ते रहो। मेरा खुद मन करता है फोड़ने का, बस क्या करें कि दिल्ली में बैन है तो नहीं फोड़ सकते हैं, वरना मैं भी जरूर फोड़ता। ठीक है, तो बस इतना ध्यान रखना, थोड़ा सा सेफ्टी प्रिकॉशंस वगैरह रखना। ठीक है, किसी की गाड़ी में आग मत लगा देना। कोई बहुत बढ़िया सा बुलेट बम वगैरह आप लोग फेंक दो किसी की गाड़ी के नीचे तो वो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है, एक्सीडेंट हो सकता है उससे, बहुत खतरनाक। और रॉकेट लॉन्च करते वक्त ध्यान रखना कि किसी के घर में ना घुस जाए शीशा वीशा तोड़ के। ठीक है, क्योंकि ऐसे क्या होता है, घरों में आग भी लग जाती है। तो थोड़ा सा सावधानी बरतें। ठीक है, प्रिकॉशंस रखें। और छोटे मोटे पटाखे तो फोड़े ही। ठीक है, जब बड़े पटाखे फोड़ते हैं तो उनको थोड़ा सा सावधानी से फोड़े और खुली जगह में फोड़े, ताकि किसी को भी किसी भी प्रकार की हानि ना हो। चलो, तो दीपावली के पावन अवसर पे शुरू करते हैं आज हम अपना तीसरा सेट। और ये रहा पहला क्वेश्चन। Who has awarded the Pritzker Prize 2025, known as the Nobel of Architecture? वास्तुकला के नोबेल के रूप में प्रसिद्ध प्रिट्जकर पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो बेटा, इनका नाम है लियो जियाकुन। ठीक है, ऑप्शन सी, लियो जियाकुन। ये जो प्रिट्जकर प्राइज है, ठीक है, ये मिला है लियो जियाकुन को। और ये जो प्रिट्जकर प्राइज है बच्चों, ये एक आर्किटेक्चर की दुनिया में नोबेल प्राइज माना जाता है। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज द नोबेल प्राइज ऑफ आर्किटेक्चर। ठीक है, देखो, लियू जियाकुन कौन है बेटा? ये एक चाइनीज आर्किटेक्ट हैं और ये फाउंडर हैं किसके? जियाकुन आर्किटेक्ट्स के। ठीक है, और ये जियाकुन आर्किटेक्ट्स कहाँ पर है? ये चाइना के चेंगडू शहर में स्थित है। ठीक है, ये चाइना के चेंगडू शहर में स्थित है। और लियू जियाकुन कौन है? ये चाइनीज आर्किटेक्ट हैं, एजुकेटर हैं और फाउंडर है किसके? जियाकुन आर्किटेक्ट्स के। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, ये जाने जाते हैं अपने आर्किटेक्चरल डिज़ाइंस के लिए। इनका जो मॉडर्न आर्किटेक्चरल डिज़ाइंस है उसको ये अपने चाइना के ट्रेडिशन के साथ, परंपराओं के साथ, कल्चर के साथ जोड़ते हैं। ठीक है, इनके जो भी डिज़ाइंस है उनमें झलक दिखती है चाइनीज ट्रेडिशन की, उनके कल्चर की। तो इस चीज़ के लिए वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, ही फोकसेस ऑन सोशली रिस्पॉन्सिबल, एनवायरमेंट फ्रेंडली एंड ह्यूमन सेंटर्ड डिज़ाइन। वे सामाजिक रूप से जिम्मेदार, पर्यावरण अनुकूल और मानव केंद्रित डिज़ाइन पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ठीक है, ये स्टैब्लिश किया गया था 1979 में। शिकागो में एक परिवार रहता था जिसका नाम था प्रिट्जकर फैमिली। तो इसी फैमिली के नाम के आधार पर ये प्राइज स्टार्ट किया गया था, ये अवार्ड स्टार्ट किया गया था। ये उन आर्किटेक्ट्स को दिया जाता है जिनका डिजाइन जो है, वास्तुकला जो है, वो एक प्रतिभा का माध्यम बनती है। ठीक है, जो दूरदर्शिता को और मानवता के प्रति प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है। ऐसे आर्किटेक्चर्स जिनका डिजाइन बहुत ही ज्यादा गजब का होता है, जो कि टैलेंट शो करता है, विजन दिखाता है एक, या फिर अपने कल्चर और ट्रेडिशन से जोड़ता है, तो ये जो अवार्ड है बच्चों, ये प्रिट्जकर प्राइज उन आर्किटेक्ट्स को दिया जाता है। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज द नोबेल प्राइज ऑफ आर्किटेक्चर। इसे वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार भी माना जाता है। ठीक है, इसका संचालन कौन करता है? अभी इस प्राइज का, इस अवार्ड का संचालन जो है वो करता है हयात फाउंडेशन। ठीक है, इसका संचालन हयात फाउंडेशन द्वारा
किया जाता है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 52। अचंता शरत कमल रिसेंटली अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट, इट इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? अचंता शरत कमल ने हाल ही में अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है, ये किस खेल से संबंध रखते हैं? तो बेटा बहुत ही सिंपल सा जवाब है इसका, टेबल टेनिस। ठीक है, ऑप्शन ए, ये टेबल टेनिस से संबंध रखते हैं और इन्होंने अपना रिटायरमेंट जो है अनाउंस कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच इंटरनेशनल ब्रांड हैज अपॉइंटेड दिलजीत दोसांझ एज इट्स ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर? वाह, देखो बिल्कुल इंस्पेक्टर लेवल का क्वेश्चन आ गया है बच्चों, तो इसे थोड़ा सा ध्यान से करना, क्योंकि एडीक्विटी के जमाने में ऐसे क्वेश्चंस की भरमार आप लोगों को बहुत ज्यादा देखने को मिल सकती है। ठीक है, और मिली भी है अभी बीते एग्जाम्स में। लेकिन अभी मैं माफी मांगना चाहूंगा, क्योंकि देखो अब हम एडिक्विटी वगैरह का और चेयरमैन साहब का ज्यादा मजाक नहीं उड़ा सकते। हाल ही में पता है क्या हुआ? हाल ही में हुआ है ये कि जो हमारे एडिकुट्टी नाम की जो कंपनी है, ठीक है, उसने क्या करा है कि जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, जितने भी बड़े बड़े टीचर्स हैं, उन सबके ऊपर एक डिफेमेशन केस फाइल कर दिया है। ठीक है, क्योंकि उन टीचर्स ने, उन इन्फ्लुएंसर्स ने एडिक्विटी की जो कमियां थी वो सबके सामने लाकर रख दी। ठीक है, अब ये लोग एग्जाम नहीं करा पा रहे थे, इनके पास सेंटर जो है वो गाय के तबेले जैसे थे, जहां पे स्पा है ऊपर, जहां पे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, बिल्कुल खेत खलिहानों में जाके कहीं पे इनके सेंटर हैं, जहां पे इनके कंप्यूटर नहीं चल रहे, बिल्कुल बाबा आदम के जमाने के कंप्यूटर हैं। ये सब कमियां जो है वो टीचर्स ने, इन्फ्लुएंसर्स ने पूरी दुनिया के सामने लाके रख दी। तो इन्होंने क्या करा कि इन्हीं के ऊपर डिफेमेशन केस फाइल कर दिया कि तुमने हमारे खिलाफ देखो लोगों को भड़काया है, ठीक है, हमारे खिलाफ बोल रहे हो, तो लो तुम्हारे ऊपर डिफेमेशन केस कम से कम 2-2.5 करोड़ रुपए का। ठीक है, अब देखो ये सेम वैसी ही बात हो गई है जैसे कि सपोज करो आप घूमने गए थे लाल किला। ठीक है, लाल किला से निकलते वक्त आपने देखा कि एक क्रिमिनल जो है वो किसी को चक्कू मार के किसी का मर्डर कर रहा है। ठीक है, किसी का चक्कू मार के मर्डर कर रहा है, आपने वो सब कुछ अपनी आंखों से देखा और आपने कोर्ट में गवाही दी कि नहीं ये इंसान ही क्रिमिनल है, मैंने इसे खुद देखा था, इसने चक्कू मारा था। ठीक है, लेकिन अब क्या होगा कि वो जो क्रिमिनल था वो आपके ऊपर डिफेमेशन केस फाइल कर देगा, क्योंकि आपने उसके खिलाफ गवाही दी है। यानी कि अपनी गलती नहीं मानेंगे, लेकिन अगर आप हमारी गलती दिखाओगे तो हम उल्टा आप ही को गलत बना देंगे। एकदम गजब लेवल की तानाशाही चल रही है। खैर, विच इंटरनेशनल ब्रांड हैज अपॉइंटेड दिलजीत दोसांझ एज इट्स ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर? किस अंतरराष्ट्रीय ब्रांड ने दिलजीत दोसांझ को अपना वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो बेटा लिवाइस नाम की एक कंपनी है। ठीक है, लिवाइस नाम की एक कंपनी है, इसने दिलजीत दोसांझ को एज इट्स ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? लिवाइस। ठीक है, अगर आप लोगों से पूछा जाए एडिडास के ब्रांड एम्बेसडर का नाम, तो देखो इसके कोई एक ब्रांड एम्बेसडर नहीं है, इसके कई सारे हैं। एक फेमस फुटबॉलर आप सभी जानते हैं, लियोनेल मेसी। ठीक है, लियोनेल मेसी इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। साथ ही जेम्स हार्डन, ठीक है, जेम्स हार्डन इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। जो इंपॉर्टेंट है वो है इंडिया से रिलेटेड। ठीक है, इंडिया में इसका ब्रांड एम्बेसडर कौन है एडिडास का? तो उनका नाम है दीपिका पादुकोण। ठीक है, दीपिका पादुकोण, और साथ ही साथ सुहाना खान। ठीक है, सुहाना खान, ये इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। क्लियर है? अगर आप लोगों से पूछा जाए नाइकी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है बच्चों, नाइकी के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो है करीना। ठीक है, करीना, लेकिन ये कपूर नहीं है, ये है करीना ऑफ एस्पा। ठीक है, करीना ऑफ एस्पा, ये एक कोरियन ड्रामा स्टार हैं, के पॉप स्टार भी कह सकते हैं। ठीक है, ये के पॉप स्टार हैं। ठीक है, ये ब्रांड एम्बेसडर हैं किसकी? नाइकी की। और प्यूमा की अगर बात करें, प्यूमा के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो कौन है? एक पॉप स्टार है जिनका नाम है रोज। ठीक है, एक पॉप स्टार है जिनका नाम है क्या? रोज। ठीक है, और इंडिया से इनके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? उनका नाम है पीवी सिंधु। ठीक है, पीवी सिंधु। क्लियर है? ये वाला नाम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे। हु हैज बीन अवॉर्डेड द ऑनररी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस बाय बारबाडोस? बारबाडोस द्वारा ऑनररी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस से किसे सम्मानित किया गया है? तो बेटा ये जो अवार्ड है ये मिला है हमारे कैमरा प्रेमी प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। ठीक है, बहुत ही सेल्फ ऑब्सेस्ड है, मोदी है तो मुमकिन है। तो मोदी है तो मुमकिन है गाना चल रहा है, बहुत ही ज्यादा फेमस गाना है, एकदम बहुत दबा के लाइक और कमेंट आ रहे हैं। ठीक है, और इतने बढ़िया बढ़िया कमेंट आ रहे हैं कि पूछो ही मत, वाह मोदी जी वाह करके। तो इतने गजब के कमेंट्स बने हैं।
ठीक है, मीम्स बने हैं। खैर देखो, तो नरेंद्र मोदी जी को ये अवार्ड मिला है जिसका नाम है ऑनररी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस। ठीक है, ये अवार्ड इनको दिया गया है बारबाडोस में। ठीक है, और किस चीज के लिए? इनका जो कोविड-19 के समय पे इन्होंने अपना जो सहयोग दिया कोविड-19 में, इनकी स्ट्रैटेजी जो थी वो बहुत ही अच्छी थी, नो डाउट। ठीक है, लॉकडाउन लगाना एक बहुत ही बढ़िया स्टेप था कोविड-19 के समय पे, तो उस चीज के लिए इनको यहाँ पर अवार्ड दिया गया है बारबाडोस में। ठीक है, लेकिन ये जो स्ट्रैटेजिक लीडरशिप के लिए अवार्ड ये लेकर आए हैं, ये इन्होंने नहीं लिया। इनके बिहाफ पे किसने अवार्ड लिया है? इनका नाम है पवित्र, ठीक है, पवित्र मार्गरीटा। ठीक है, मार्गरीटा। ठीक है, पवित्र मार्गरीटा जी गए थे बारबाडोस और इन्होंने मोदी जी के बिहाफ पे ये अवार्ड लिया है। ठीक है, पवित्र मार्गरीटा जी कौन है? ये हैं हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स। ठीक है, पवित्र मार्गरीटा जी कौन है? ये हैं हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स। ठीक है, ये गए थे 7 मार्च को और लेकर आए अवार्ड मोदी जी के नाम पे। ठीक है, तो यहां पर इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा? नरेंद्र मोदी। ठीक है, अब यहीं से अगर आप लोगों से पूछा जाए बारबाडोस के प्राइम मिनिस्टर का नाम बताइए, तो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है बच्चों? मिया मोटली। ठीक है, मिया मोटली। ये है हमारी पीएम ऑफ बारबाडोस। ठीक है, पीएम ऑफ बारबाडोस। क्लियर है यहां तक सभी को? चलो आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। साइक्लोनिक स्टॉर्म गैरेंस हैज कम इन विच सी? चक्रवाती तूफान गैरेंस किस समुद्र में आया है बच्चों? तो इस साल जो एक चक्रवाती तूफान आया था जिसका नाम है गैरेंस, ठीक है, वो आया था इंडियन ओशियन में। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 56 देखो, ये हम पहले कर चुके हैं। ठीक है, ये हमने अपनी पहली ही क्लास में सारे के सारे जो भी इंपॉर्टेंट डेज होते हैं वो कवर कर लिए थे। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक कीजिए। ठीक है, पहली क्लास देख कर आइए, फिर उसके बाद आप लोग इस क्वेश्चन को देखते ही उड़ा दोगे। याद करो, व्हेन इज जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे ऑब्जर्व्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस? इसे बहुत अच्छे से याद करा था। कैसे इसका आंसर निकालेंगे? देखो, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे यानी कि हम एक भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं सहेंगे। एक भी से क्या हो जाता है बच्चों? 1 मार्च, यानी कि 1 मार्च। 1 मार्च को हम एक भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं सहेंगे, यानी कि जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे कब आता है? 1 मार्च को। क्लियर है? चलो, थल्लिकी वंदनम स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट? थल्लिकी वंदनम योजना शुरू की गई है कौन से राज्य में? तो बेटा इसका जो सही उत्तर है वो है आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश में थल्लिकी वंदनम नाम की एक स्कीम योजना शुरू की गई है। और इस योजना के अंतर्गत क्या क्या हमें देखने को मिलेगा, चलो उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। इसको इंट्रोड्यूस किया गया है आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर द्वारा, जिनका नाम है एन चंद्रबाबू नायडू। ठीक है, एन चंद्रबाबू नायडू जो कि चीफ मिनिस्टर है कहाँ के? आंध्र प्रदेश के। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है इस स्कीम को। ठीक है, इस स्कीम के चलते देखो किसको बेनिफिट मिलेगा और इसमें हमें क्या क्या मिलेगा। देखो, जो हमारे स्कूल के बच्चे होते हैं क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक, हर एक बच्चा बहुत ही अच्छे बैकग्राउंड से नहीं आता। ठीक है, कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि अपने लिए बहुत अच्छी ड्रेस नहीं अफोर्ड कर सकते, एक अच्छा बैग अफोर्ड नहीं कर सकते, स्टेशनरी प्रोडक्ट्स हमेशा अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर उनकी एक पेंसिल खो जाए, पेन खो जाए, तो उनको बहुत सोचना पड़ता है कि अब दूसरा पेन कहाँ से लाएं। ऐसे बहुत ही गरीब परिवार से भी लोग आते हैं, बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, है ना? तो उनके लिए अपना सर्वाइवल करना स्कूल में बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। भले ही सरकारी स्कूलों में फीस बहुत ही नॉमिनल सी होती हैं, 60 या 70 रुपए, 120 रुपए, इस तरीके की फीसेस चलती हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ फीस भरना या स्कूल आने जाने में ही सारी बातें नहीं होती, है ना? क्योंकि देखो, बच्चों को यूनिफॉर्म्स चाहिए, यूनिफॉर्म्स कभी कभी बच्चों की फट जाती हैं, खराब हो जाती हैं, बैग्स खराब हो जाते हैं, स्टेशनरी प्रोडक्ट्स चाहिए होते हैं। देखो, हमें सुनने में लगता है कि इसमें क्या ही दिक्कत है, 20-25 रुपए की कॉपी आती है, बच्चा ले नहीं सकता। बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन अगर आप कभी सरकारी स्कूलों में जाकर देखोगे तो वहां पर इतने बच्चे आपको दिखेंगे जो वाकई में 20-25 रुपए की कॉपी या फिर किसी भी प्रकार की स्टेशनरी प्रोडक्ट्स लेना, जैसे कि अगर हम कभी भी खरीदने जाएं तो हम खरीद सकते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो एट अ मोमेंट उसको नहीं खरीद सकते। ठीक है, उनकी जो फिनेंशियल कंडीशन है वो उतनी अच्छी नहीं होती, क्योंकि सरकारी स्कूलों में कौन से बच्चे आते हैं? ये वो बच्चे आते हैं जो स्कैवेंजर्स होते हैं, हमारे दूसरे लोगों के घरों में काम करने वाले लोगों के बच्चे आते हैं। ठीक है,
तो इन लोगों के लिए एक स्कीम बनाई गई है। इस स्कीम के चलते हर एक बच्चे को जो क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक होगा, उनकी माताओं को, ठीक है, या फिर उनके कोई भी जो लीगल गार्जियन होंगे, उनको 15,000 रुपए सालाना दिए जाएंगे ताकि वो लोग अपना खर्चा निकाल सकें, ठीक है, अपने बच्चों के लिए अच्छी चीजें यूज कर सके, अच्छी यूनिफॉर्म्स, बैग्स, स्टेशनरी प्रोडक्ट्स, ये सब चीजें यूज कर सकें, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छी इनिशिएटिव है जो कि आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है, बल्कि इस स्कीम को पूरे भारतवर्ष में लॉन्च करना चाहिए, ठीक है। बाकी सरकारों को भी सीखना चाहिए, बाकी राज्यों को भी सीखना चाहिए थल्लिकी वंदनम जैसी स्कीम से, ठीक है। तो ये स्कीम जो है वो बहुत अच्छी है। बस ये जो अमाउंट डिसबर्स किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा, जिसका अमाउंट है 8,745 करोड़, इसमें से 90% अमाउंट बस ये सरकार क्या ना करे कि इसको इसके प्रमोशन में ना लगा दे, ठीक है, इसको प्रमोट करने में ये सारा पैसा खर्च ना कर दे तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, क्योंकि ये स्कीम बहुत बढ़िया है और इन्हीं सब चीज़ों के चलते हम क्या है थोड़ा सा आगे बढ़ सकते हैं अपने स्कूली लेवल पे, ठीक है, हम अपने बच्चों को थोड़ी सी अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। देखो, गवर्नमेंट विल डिसबर्स ₹8,745 यानी कि 8,745 करोड़ रुपए, जो कि किसको मिलेगा? कम से कम 67 लाख माताओं को मिलेगा पूरे राज्य में, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छी स्कीम है। बस इसका जो अमाउंट है वो प्रमोशन में ना लग के वाकई में अगर लोगों को मिलेगा तो इसका बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा और रिजल्ट भी इसका बहुत अच्छा आएगा, ठीक है। चलो आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। स्टीव स्मिथ हु अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम वनडे इंटरनेशनल ओडीआईज इज अ प्लेयर ऑफ विच कंट्री? स्टीव स्मिथ जिन्होंने अपनी रिटायरमेंट की घोषणा की है, ये किस देश के खिलाड़ी हैं? तो ये बेटा ऑस्ट्रेलियन प्लेयर हैं, ठीक है, ये एक ऑस्ट्रेलियन प्लेयर हैं और इन्होंने अपना रिटायरमेंट जो है वो अनाउंस कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 59 देखो, व्हेन इज द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे सेलिब्रेटेड? ये क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं, अगर आप लोगों ने वो टेबल देखी है, सारे इंपॉर्टेंट डेज हमने उसमें डिस्कस करे हैं। तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे देखो कब मनाया जाता है, याद करो हमने इसे कैसे पढ़ा था। देखो, वाइल्ड लाइफ, गांधी जी के कितने बंदर है? 3 बंदर है ना, गांधी जी के 3 बंदर थे। और बंदर क्या होते हैं? वाइल्ड लाइफ से रिलेशन रखते हैं, वाइल्ड लाइफ से संबंध रखते हैं। तो गांधी जी के 3 बंदर जो कि वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड है, ठीक है, तो 3 मार्च हो गया क्योंकि 3 बंदर है, 3 बंदर से 3 मार्च, ठीक है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब मनाया जाता है? 3 मार्च को मनाया जाता है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 60, रिसेंटली Kangar Valley National Park has been included in UNESCO's tentative World Heritage List. In which state is it located? हाल ही में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को की संभावित विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है, यानी कि यूनेस्को टेंटेटिव वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में, ठीक है। यह किस राज्य में स्थित है? तो ये जो बेटा हमारा कांगेर वैली नेशनल पार्क है, ये स्थित है छत्तीसगढ़ में, ठीक है, ये स्थित है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर सिटी के पास एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है बस्तर, ठीक है, बस्तर डिस्ट्रिक्ट में ये जो हमारा कांगेर वैली नेशनल पार्क है ये यहाँ पर स्थित है। क्लियर है? यहाँ पर कुछ केव्स हैं, ठीक है, लाइमस्टोन केव्स हैं, ठीक है, कुछ फेमस लाइमस्टोन केव्स हैं जिसके चलते इसको यूनेस्को टेंटेटिव वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है। उनमें से कुछ फेमस केव का नाम क्या है बेटा? उसमें से कुछ फेमस केव्स जो हैं, गुफाएं जो हैं, वो है कोटुमसार, ठीक है, कैलाश और डंडक, ठीक है, कोटुमसार, कैलाश और डंडक केव्स, ये कुछ फेमस गुफाएं हैं, केव्स हैं, यहाँ पर लाइमस्टोन केव्स हैं जिसके चलते इसको विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है, ठीक है। यहीं पर अगर आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा जाए कि इस नेशनल पार्क से कौन सी नदी होकर गुजरती है, तो यहाँ पर इसी के नाम में इसका आंसर छुपा है, यानी कि यहाँ पर कांगेर नदी है, ठीक है, जो कि इस नेशनल पार्क से होकर गुजरती है, कांगेर रिवर, ठीक है, कांगेर रिवर इसी नेशनल पार्क से होकर गुजरती है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? छत्तीसगढ़। कांगेर वैली नेशनल पार्क कहां पर है? ये है हमारा छत्तीसगढ़ में। क्लियर है? चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 61, विच कंट्री रिसेंटली वॉन द 3rd सबा वुमेन्स बास्केटबॉल चैंपियनशिप 2025? हाल ही में किस देश ने तीसरी सबा महिला बास्केटबॉल चैंपियनशिप 2025 जीती है? तो बेटा इसका नाम है भारत देश, यानी कि इंडिया,
ठीक है। इंडिया ने जीता है तीसरा सबा वुमेन्स बास्केटबॉल चैंपियनशिप 2025। इन्होंने हराया है किसको? इन्होंने हराया है मालदीव्स को। ठीक है, इन्होंने हराया है किसको? मालदीव्स को। ठीक है, मालदीव्स को हराया है इन्होंने, और बहुत ही शानदार स्कोर से, 107 और 32 के स्कोर से। ठीक है, 107 और 32 के स्कोर से इन्होंने, इंडिया ने मालदीव्स को हराया है। ठीक है, यहां पर अगर आप लोगों से पूछा जाए ये जो सबा वर्ड लिखा है इसका मीनिंग क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, तो सबा का जो मीनिंग है वो है साउथ एशियन बास्केटबॉल एसोसिएशन। साउथ एशियन बास्केटबॉल एसोसिएशन। क्लियर है? साउथ एशियन बास्केटबॉल एसोसिएशन इसका पूरा नाम है। क्लियर है? और ये जो सबा है ये सब जोन है। ठीक है, ये सब जोन है फीबा का। ठीक है, फीबा का। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु वॉन द आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर फरवरी 2025। फरवरी 2025 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसने जीता है? तो बेटा इनका नाम है शुभमन गिल। ठीक है, शुभमन गिल ने जीता है आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड द पीएम युवा 3.0 प्राइम मिनिस्टर्स स्कीम फॉर मेंटरिंग यंग ऑथर्स स्कीम। किस मंत्रालय ने पीएम युवा 3.0 युवा लेखकों को मार्गदर्शन देने के लिए प्रधानमंत्री योजना शुरू की है? तो बेटा इसका जो सही उत्तर है वो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, यानी कि ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी जो है वो एक करेक्ट आंसर है। अगर आप लोगों से पूछा जाए पीएम युवा का 1.0 स्कीम जो है वो कब लॉन्च की गई थी, तो वो लॉन्च की गई थी हमारा 2021 में। ठीक है, 2021 में। और इसका थीम क्या रखा गया था? इसका थीम रखा गया था इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक है, यानी कि आजादी का अमृत महोत्सव। ठीक है, आजादी का अमृत महोत्सव। क्लियर है? और यहीं पे 2.0 की शुरुआत कब हुई थी? 2.0 की शुरुआत हुई थी 2023 में। ठीक है, और इसका जो थीम था वो क्या था? फोकस ऑन डेमोक्रेसी। ठीक है, फोकस्ड ऑन डेमोक्रेसी। क्लियर है? फोकस्ड ऑन डेमोक्रेसी। अब ये जो 3.0 है, ठीक है, ये कब हुआ है? 2025 में। ठीक है, ये लॉन्च हुआ है 2025 में, और इसका जो थीम है वो है कल्चरल हेरिटेज एंड इंडिया @2047। ठीक है, कल्चरल हेरिटेज एंड इंडिया @2047, 2047। देखो अभी ना बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है भारत 2047। तो सरकार का मानना यह है कि 2047 तक हम वहां हो जाएंगे जहां पर अभी तक कोई नहीं गया है। ठीक है, हालांकि 2025 में सिर्फ मोदी है तो मुमकिन है, गाना चल रहा है, लेकिन आगे चल के पता नहीं 2047 में क्या चलेगा। ठीक है, ये गाना बनाने के लिए इक्विपमेंट्स भी बचेंगे या नहीं, इस चीज़ का भी कोई भरोसा तो है नहीं। बाकी चलो देखते हैं 2047 से पहले पहले क्या होता है। ठीक है, 2047 तक लेकिन जरूर कुछ ना कुछ हो जाएगा। चलो इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल डिस्कस करते हैं अबाउट द पीएम युवा 3.0 स्कीम। ये लॉन्च की गई है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा, और इसको इम्प्लीमेंट किया गया है नेशनल बुक ट्रस्ट एनबीटी इंडिया। ठीक है, अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं बच्चों? इसका ऑब्जेक्टिव्स हैं, देखो, ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम इज टू मेंटर एंड ट्रेन यंग ऑथर्स, यानी कि जो हमारे जवान लेखक है, साहित्यकार हैं, ठीक है, उनको मेंटोरशिप देना, उनको ट्रेन करना। ठीक है, ऑन थीम्स रिलेटेड टू इंडियाज डेमोक्रेसी, कल्चर, हेरिटेज एंड नॉलेज ट्रेडिशंस। क्लियर है? इट एम्स टू प्रमोट रीडिंग, राइटिंग एंड पब्लिशिंग कल्चर इन इंडिया एंड टू एनकरेज यूथ टू express ideas that contribute to India @2047 विजन। ठीक है, इसका उद्देश्य भारत में पठन, लेखन और प्रकाशन, यानी कि रीडिंग, राइटिंग और पब्लिशिंग,
ठीक है, संस्कृति को बढ़ावा देना और युवाओं को ऐसे विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करना है जो कि भारत @ 2047 2047 के दृष्टिकोण में योगदान दे। क्लियर है? देखो, इस स्कीम के जो की फीचर्स है वो क्या है, इसमें 75 यंग ऑथर्स को सिलेक्ट किया जाएगा थ्रू ऑल इंडिया कॉन्टेस्ट। ठीक है, एक ऑल इंडिया कॉन्टेस्ट हुआ था जिसमें 75 जवान ऑथर्स को, साहित्यकारों को यहाँ पर सिलेक्ट किया गया है। ठीक है, स्कीम इंक्लूड्स 6 मंथ्स मेंटोरशिप प्रोग्राम बाय एस्टैब्लिश्ड ऑथर्स। ठीक है, इस योजना में स्थापित लेखकों द्वारा 6 महीने का मार्गदर्शन कार्यक्रम शामिल है। Each selected author receives a scholarship of ₹50,000 per month for 6 months। ठीक है, 6 महीने तक जितने भी सिलेक्टेड ऑथर्स हैं उन सभी को एक स्कॉलरशिप दी जाएगी ₹50,000 प्रति माह। क्लियर है? द सिलेक्टेड वर्क्स आर पब्लिश्ड बाय द NBT एंड ट्रांसलेटेड इनटू वेरियस इंडियन लैंग्वेजेस। यानी कि जो भी कृतियों को चुना जाएगा उन सभी को पब्लिश किया जाएगा, किसके द्वारा? नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा, और ये ट्रांसलेट किया जाएगा भारत की विभिन्न भाषाओं में। इट प्रमोट्स द आइडिया ऑफ एक भारत श्रेष्ठ भारत थ्रू लिटरेचर, यानी कि साहित्य के माध्यम से एक भारत और श्रेष्ठ भारत के विचार को ये बढ़ावा देगा। इसके कुछ की फीचर्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं। ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में भी पूछा जा सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, पीएम युवा 3.0 स्कीम, जहां पे भी पीएम लिखा हो जाए वो अपने आप इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर है? तो इसको थोड़ा सा अच्छे से डिटेल में पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 64 देखो बच्चों, हु वॉन द एशियन वुमेन्स कबड्डी चैंपियनशिप 2025? एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप 2025 किसने जीती है? तो क्या ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर है? इंडिया ने हराया है किसको? ईरान को। इंडिया डिफीटेड ईरान। ठीक है, इंडिया डिफीटेड ईरान 32 और 25 स्कोर से इंडिया ने जो है ईरान को यहां पर हरा दिया है। क्लियर है? और ये इंडिया का ना बच्चों, इसमें इस चैंपियनशिप सीरीज में ये 5वां टाइटल है। ठीक है, 5वां टाइटल है इंडिया का। क्लियर है? तो ये कुल मिला के अभी तक 5 बार जीत चुके हैं इंडिया वाले। ठीक है, और अभी फिलहाल में इन्होंने किसको हराया है? ईरान को हराया है 32-25 के स्कोर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हु वॉन द 15th हॉकी इंडिया सीनियर वुमेन नेशनल चैंपियनशिप 2025? 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 किसने जीती है? तो बेटा इसका जो सही उत्तर है वो है हॉकी झारखंड। ठीक है, हॉकी झारखंड ने हराया है, हॉकी झारखंड ने हराया है किसको? हरियाणा को। ठीक है, हरियाणा वालों को झारखंड वालों ने हरा दिया उन्हीं के घर में आके। ये खेला जो है ये कहाँ पर हुआ था बच्चों? ये खेला हुआ था हमारा पंचकुला डिस्ट्रिक्ट जो है हरियाणा में। ठीक है, पंचकुला डिस्ट्रिक्ट जो है हरियाणा में, यहां पर ये खेला आयोजित हुआ था। क्लियर है? तो इसमें कौन जीता है? इसमें जीता है हमारा हॉकी झारखंड, और इन्होंने किसको हराया है? हॉकी हरियाणा टीम को हरा दिया है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हु हैज बीन द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द रामसर अवार्ड 2025 फॉर वेटलैंड वाइज यूज? वेटलैंड बुद्धिमान उपयोग के लिए रामसर पुरस्कार 2025 प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो इनका नाम है जयश्री वेंकटेशन। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जयश्री वेंकटेशन को यह अवार्ड दिया गया है वेटलैंड वाइज यूज का। ठीक है, तो ये रामसर अवार्ड 2025 किसको मिला है? जयश्री वेंकटेशन को। ठीक है, जयश्री वेंकटेशन इज ऑल्सो अ को-फाउंडर ऑफ केयर अर्थ ट्रस्ट। केयर अर्थ ट्रस्ट। ठीक है, ये को-फाउंडर है केयर अर्थ ट्रस्ट की। क्लियर है? इनको ये जो अवार्ड मिला है स्पेशली चेन्नई का एक पल्लीकरनई मार्श है। ठीक है, चेन्नई में स्थित एक पल्लीकरनई मार्श है, पल्लीकरनई मार्श। ठीक है, ये एक वेटलैंड है जिसके कंजर्वेशन के लिए, ठीक है, जिसके कंजर्वेशन के लिए इनको नामांकित किया गया है इस अवार्ड के लिए। ठीक है, और कुल 12 महिलाओं में से अमंग 12 वुमेन्स, ठीक है, इनको ये अवार्ड मिला है। क्लियर है?
तो ये कुछ डिटेल्स हैं जो आपको याद रखनी है जयश्री वेंकटेशन के लिए, ठीक है। ये को फाउंडर हैं किस ट्रस्ट की, केयर अर्थ ट्रस्ट की, ठीक। पल्लीकरनई मार्श के कंजर्वेशन के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। शी इज ऑल्सो एन एक्टिविस्ट और कंजर्वेशनिस्ट। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 67, who has introduced the Asmita loan scheme to provide collateral free loans to women entrepreneurs। महिला उद्यमियों को जमानत मुक्त ऋण प्रदान करने के लिए अस्मिता ऋण योजना किसने शुरू की है? तो फोटो देख के आप समझ गए होंगे, इसका नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जितनी भी हमारी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको एक कोलैटरल फ्री डिजिटल लोन प्रोवाइड कराएगा, ठीक है, जो कि जमानत मुक्त ऋण होगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 68, विच कंपनी हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद स्पेसएक्स टू ब्रिंग स्टारलिंक इंटरनेट सर्विस टू इंडिया? किस कंपनी ने भारत में स्टारलिंक इंटरनेट सेवा लाने के लिए स्पेसएक्स के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यहाँ पर वैसे तो दो कंपनियां हैं, ठीक है, बट यहाँ पर अगर हम देखें तो नाम हमें एक का दिख रहा है जिसका नाम है एयरटेल, ठीक है। एयरटेल के साथ साथ यहाँ पर जियो भी गया था, ठीक है, स्पेसएक्स के साथ एक एग्रीमेंट साइन करने, ताकि वो भी स्टारलिंक इंटरनेट सर्विस को इंडिया में प्रोवाइड करा सके, ठीक है। तो सही उत्तर होना चाहिए यहाँ पर एयरटेल, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये दो कंपनीज हैं तो ध्यान रखना, जियो और एयरटेल दोनों ही यहाँ पर एग्रीमेंट साइन कर चुके हैं स्पेसएक्स के साथ स्टारलिंक इंटरनेट सर्विसेज का यूज करने के लिए इंडिया में। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 69 देखो बच्चों, द चागोस आइलैंड्स डिस्प्यूट इज बिटवीन विच टू कंट्रीज? चागोस द्वीप विवाद किन दो देशों के बीच है? तो एक आइलैंड है, ठीक है, जिसका नाम है चागोस, ठीक है, और ये कहाँ पर है? ये मॉरिशस और यूनाइटेड किंगडम के बीच में एक डिस्प्यूटेड एरिया है, ठीक है। ये जो आइलैंड्स हैं ये मॉरिशस और यूनाइटेड किंगडम के बीच में एक डिस्प्यूटेड एरिया है। क्लियर है। मॉरिशस वर्सेस यूनाइटेड किंगडम, लोकेशन है इसका वो कहाँ है? वो है चागोस द्वीप समूह हिंद महासागर में, ठीक है, इंडियन ओशियन में। लोकेशन इज चागोस आर्किपेलागो, ठीक है। UK separated the islands from Mauritius in 1965 and set up a military base on Diego Garcia. Mauritius claims the islands belong to it। देखो यूके ने इस आइलैंड को सेपरेट कर दिया मॉरिशस से 1965 में, ठीक है, और वहां पर एक मिलिट्री बेस भी बना दिया, ठीक है, एक मिलिट्री बेस भी बना दिया और डिएगो गार्सिया पर एक सैन्य अड्डा स्थापित किया। और मॉरिशस का दावा यह है कि वो द्वीप जो है उनके हैं, जो कि लीगली उनके हैं, और इसी चीज पर यूनाइटेड नेशंस ने और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने भी यूके को सलाह दी है कि वो आइलैंड्स को वापस कर दे मॉरिशस को, लेकिन यूके किसी की भी सुनने वाला नहीं है, ठीक है। यूके अभी भी उस पर अपना नियंत्रण रखना चाहता है और अभी भी रखा हुआ है। तो ये जो द्वीप समूह है बच्चों, ये जो आर्किपेलागो है जिसका नाम है चागोस, ठीक है, जो कि कहां पर स्थित है? इंडियन ओशियन में। तो ये कहां पर विवादित क्षेत्र है? किन दो देशों के बीच? तो ये मॉरिशस और यूनाइटेड किंगडम के बीच में एक विवादित क्षेत्र है। क्लियर है। देखो क्वेश्चन नंबर 70, स्टुअर्ट यंग हैज बीन स्वर्न इन एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? ठीक है, स्टुअर्ट यंग ने किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो इन्होंने जहां पे शपथ ली है बच्चों, उस कंट्री का नाम है त्रिनिदाद एंड टोबैगो, ठीक है, त्रिनिदाद एंड टोबैगो, ठीक है। स्टुअर्ट नाम सुन के अगर आप 90s वाले बच्चे होंगे तो आपको एक मूवी जरूर याद आती होगी जिसका नाम था स्टुअर्ट लिटिल। एक छोटा सा प्यारा सा सफेद सा चूहा बोल भी सकता था और जिसके पास अपनी एक पालतू बिल्ली भी थी, ठीक है, बहुत ही बढ़िया सी प्यारी सी मूवी थी। चलो वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे, त्रिनिदाद एंड टोबैगो, ठीक है। जमाइका के, अगर हम आपसे पूछें कि जमाइका के जो प्रधानमंत्री हैं वो कौन है? मोदी जी कोई नहीं बोलेगा। यहाँ के प्रधानमंत्री जो हैं बच्चों वो हैं एंड्रयू हॉलनेस, ठीक है, एंड्रयू हॉलनेस, ठीक है। बहामास के प्राइम मिनिस्टर का नाम जल्दी से बताओ। तो इनका नाम है फिलिप ब्रेव डाविस, फिलिप ब्रेव डाविस, ठीक है। और यहीं पे अगर बारबाडोस की पूछें तो बारबाडोस के प्राइम मिनिस्टर का नाम आप लोग कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि ये मैं आप लोगों को अभी कुछ ही क्वेश्चंस पहले बता चुका हूं, ठीक है। तो फटाफट से कमेंट कीजिए और बताइए कि बारबाडोस के प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पे। देखो ये भी हम कर चुके हैं। When is the World Day for Glaciers as declared by the United Nations observed every year?
ठीक है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित विश्व ग्लेशियर दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है बच्चों 22 मार्च को। ठीक है, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। और अगर आप लोगों से पूछा जाए 2025 में इसका थीम क्या था? ठीक है, इसका थीम क्या था? इसका जो थीम था बच्चों वो था ग्लेशियर प्रिजर्वेशन। ठीक है, ग्लेशियर प्रिजर्वेशन। क्लियर है? तो ये था इसका थीम 2025 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 72। हु बिकेम इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट री इंश्योरर? भारत का पहला निजी पुनर्बीमा करता कौन बना है? तो इनका जो नाम है बेटा वो है वैल्यूएटिक्स री इंश्योरेंस। ठीक है, वैल्यूएटिक्स री इंश्योरेंस। ठीक है, ये एल है, इसको सही कर लेना, यहाँ पे एल बना देते हैं। ठीक है, वैल्यूएटिक्स री इंश्योरेंस। इस क्वेश्चन की कुछ ऐसी इंपॉर्टेंस है नहीं। ठीक है, बस ये आ गया गलती से करंट अफेयर्स के सेशन में, तो इसको हमने कर लिया। ठीक है, बाकी इसमें कुछ भी ऐसा कोई डिटेल खास नहीं है जो एग्जाम ओरिएंटेड हो। तो इसको भगाते हैं जल्दी से और आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो, हु हैज बीन इलेक्टेड एज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ नमीबिया? ठीक है, अपॉइंटमेंट का क्वेश्चन आ गया एक और। नमीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन चुनी गई हैं? और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये पहली महिला राष्ट्रपति हैं कहाँ की? नमीबिया की। ठीक है, तो इनका नाम क्या है बच्चों? इनका नाम है नेतुम्बो नंदी नदाइत्वा। ठीक है, नेतुम्बो नंदी नदाइत्वा। ठीक है, ये इनका नाम है। ये चुनी गई हैं एज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ नमीबिया। ठीक है, ये नमीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुनी गई हैं। क्लियर है? अगर आप लोगों से पूछा जाए कि एलन जॉनसन सरलीफ कौन है? ठीक है, एलन जॉनसन सरलीफ कौन है? तो बेटा ये है लिबेरिया की फॉर्मर प्रेसिडेंट। ठीक है, लिबेरियाज फॉर्मर प्रेसिडेंट। ठीक है, लिबेरियाज फॉर्मर प्रेसिडेंट। क्लियर है? सामिया सुलूहू हसन। ठीक है, सामिया सुलूहू हसन कौन है बेटा? ये है प्रेसिडेंट ऑफ तंजानिया। ठीक है, तंजानिया। क्लियर है? फिर यहीं पे आता है एक वर्ड जॉयस बंदा। ठीक है, एक नाम आता है जॉयस बंदा। ये कौन है? ये फॉर्मर प्रेसिडेंट है कहाँ की? मलावी की। ठीक है, शी इज ऑल्सो अ फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ मलावी। क्लियर है? और नेतुम्बो नंदी नदाइत्वा कौन है? प्राइम प्रेसिडेंट है। नेतुम्बा नंदी नदाइत्वा कौन है? ये चुनी गई हैं पहली महिला राष्ट्रपति कहाँ पे? नमीबिया में। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 74। वर्ल्ड सीग्रास डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे एवरी ईयर? विश्व समुद्री घास दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो बच्चों ये भी हमारा आता है 1 मार्च को। ठीक है, 1 मार्च को हमारा वर्ल्ड सीग्रास डे भी मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 75 और लास्ट क्वेश्चन हमारे तीसरे सेट का। नोम डिसीज दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज प्राइमरली अफेक्ट्स विच पार्ट ऑफ द बॉडी? हाल ही में खबरों में रहा नोम रोग मुख्य रूप से शरीर के किस हिस्से को प्रभावित करता है? तो बेटा ये जो नोम डिसीज है, ठीक है, ये होती है कई कारणों से। ठीक है, जैसे कि माल न्यूट्रिशन, इसके कुछ मुख्य कारण हम यहाँ पर लिखते हैं। माल न्यूट्रिशन, ठीक है, माल न्यूट्रिशन, वीक इम्यून सिस्टम, ठीक है, वीक इम्यून सिस्टम, थोड़ा सा पुअर ओरल हाइजीन। ठीक है, पुअर ओरल हाइजीन, इन सभी के चलते यहाँ पर ये बीमारी जो है नोम डिसीज, ये किसी भी व्यक्ति को हो सकती है। अब यहाँ पर पूछा गया है कि ये किस हिस्से को सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है? तो ये इफेक्ट करता है हमारे मुंह को और हमारे चेहरे को, माउथ एंड फेस। ठीक है, तो ये जो नोम डिसीज है ये किसको अफेक्ट करती है? ये अफेक्ट करती है माउथ को और फेस को। और इनके कारण क्या है इस बीमारी के, कि ये बीमारी क्यों होती है? माल न्यूट्रिशन के चलते होती है। जिसका इम्यून सिस्टम जो है वो थोड़ा सा वीक होता है उसको भी ये बीमारी हो सकती है। और जो थोड़ा सा ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं रखते हैं जिनको भी ये बीमारी हो सकती है। क्लियर है? तो बीमारी के साथ साथ यहाँ पर खत्म होता है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन।
ठीक है, अब हम मिलेंगे अपने चौथे सेट में। तब तक आप लोगों को दिवाली मनानी है अच्छे से, मिठाई वगैरह खाते रहना, ठीक है, ज़्यादा मत खाना वरना शुगर हो जाएगी। वैसे होती उनको है जो ज़्यादा सोचते हैं, जो जितना खाते हैं उसको कुछ नहीं होता, ठीक है। मिलते हैं फिर अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए क्या करो बेटा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। इस पे हम लोग डेली क्विज़ेस अपलोड करते हैं आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों की प्रिपरेशन में चार चांद लग जाएं, ठीक है। उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो, आपके वेरियस कैटेगरीज के क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो वोकैबुलरी के हों, करंट अफेयर्स से हों, ठीक है। हर प्रकार के क्वेश्चंस हम यहाँ पर अपलोड करते हैं और आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं, ठीक है। वीडियो को लाइक करना, इसको शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ, अपने सहपाठियों के साथ, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक। मिलते हैं फिर अब हम अपनी अगली क्लास में चौथे सेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड हैप्पी दिवाली वंस अगेन।